तो क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ेंगे स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या पढ़ लिया अभी तक? आपने दो टॉपिक पढ़े हैं अभी तक। वैसे कहना चाहो तो चार भी कह सकते हो। निखिल यादव जी कह रहे हैं सर पैसा छापते हैं सर, अंधा पैसा। बिल्कुल भैया, एल्बस जी कह रहे हैं सर मेरा जो इंटरेस्ट है फिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल आप शामिल हो सकते हो, आपका वेलकम है। आपका वेलकम है भैया। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ अब? ठीक है, कर देता हूँ स्टार्ट। चलो भैया, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने अभी तक, देखो, वी आर आपने पढ़ लिया है। ठीक है, वी आर आपने पढ़ा, वी टी आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करा अपन ने, तो ये मैंने ए आर पढ़ लिया है और मैंने ए टी पढ़ लिया है। ये चारों मैंने पढ़ लिए हैं और इन चारों के मोस्टली पूरे सवाल कर लिए हैं। और जो भी मैंने करवाया है 100% यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, मात्र एक सवाल आएगा। जितने भी अपन सवाल करे थे ना, उन सवालों में से मात्र एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अब आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, अब इसमें से ना आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर आपके यहां से हो गए और 4 नंबर जो अपन पढ़ने वाले हैं वहां से आएगा। मतलब आपका इस प्रकार से 4 + 4 8 नंबर का मैटर यूनिट नंबर फर्स्ट से तैयार हो जाएगा। चलो भैया पढ़े अपन कुछ। अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन टाइप में मान लो आप। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि एक कण किसी स्तर बिंदु से वक्र s बराबर f साइन, क्या है हमारे पास में, s बराबर में f साइन, s बराबर में f साइन मेरे पास में है, पर गमन करता है, तब उस कण के वेग के व्यंजक व्युत्पन्न करो। तो अब इस कंडीशन में जो डायग्राम है वो अपना अलग बनेगा। ठीक है, सब कुछ अलग बनेगा। तो देखते हैं अपन कैसे बनाते हैं, सब कुछ अपन सीखेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। ठीक है, इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व s इक्वल टू एफ साइन, देन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज। डायग्राम को बिल्कुल प्यार समझेंगे अपन। आर्टिकल कर लेना, ठीक है, आर्टिकल कर लेना। लेकिन वही बात है यार, आर्टिकल देने का टाइम कहाँ पे है? इतने सारे क्वेश्चन इसमें यूनिट में है, तो वो आर्टिकल देने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, पहली बात तो। डायनेमिक्स में यही तो खास बात है कि इसमें आर्टिकल कम आते हैं और इसमें क्या डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और एल्बस जी कह रहे हैं कि सर मैंने कुछ हाइपोथेसिस भी लिखी हैं गैलेक्सी यूनिवर्स के बारे में, मुझे थोड़ी हायर मैथ एंड फिजिक्स पढ़नी है। देखो, अगर आपको हायर स्टडी करनी है, चलो एक काम करना है, इस विषय में मैं थोड़ा सा आपसे बाद में बात कर सकता हूँ आराम से। आप एग्ज़ाम दे लो एक बार अपने बीएससी के, उसके बाद मैं आपसे बात में कर लूँगा आराम से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं डायग्राम बनाता हूँ आराम से। ये डायग्राम आप देखो, ये आपकी प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन आप जानते हो। ठीक है, ये मैंने एक सीधी सी लाइन खींची। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ये जो कर्व है इस प्रकार से मैंने कर्व बनाया है। यहाँ पे ये कर्व मेरे पास में है और इस कर्व के यहाँ पे टच होते हुए मैंने एक लाइन बनाई है, मतलब वही स्पर्श रेखा आपकी। तो यहाँ से आप टच कर लो इसको, यहाँ से कर लो आप इसको टच, ये देखो, ये आपने टच कर ली। ठीक है, ये आपने टच कर ली है, ये आपने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बना दी है। तो आपने माना कि यहाँ पे जो कोण बनाया है ये एंगल है, साई एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा ये बनेगा साइन प्लस में डेल्टा साइन एंगल। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि ये आपका पी पॉइंट है और ये एक नॉर्मल है इसके ऊपर। ठीक है, नॉर्मल मतलब वही आपका अभिलंब या फिर परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आपका ये पार्टिकल पी मेरे पास में है और ये पी टी इसको नाम दिया मैंने। और ये क्या करेगा भैया, जब
पी पॉइंट से यहाँ पे पहुंचेगा ना क्यू पॉइंट तक, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो बदल जाएंगे, कितने हो जाएंगे, टी प्लस में डेल्टा टी समय पर हो जाएगा। और फिर मैंने इस क्यू पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर भी डाला है, ये आपका एम बन गया। ठीक है, और इस क्यू पॉइंट से मैंने पी पॉइंट की तरफ भी मैंने एक लाइन बनाई है, जिसे मैंने नाम दिया है जीवा क्रोड। आपने नाम सुना होगा, ऐसी बात नहीं है, जीवा क्रोड। ठीक है, क्यों बनाया है, क्योंकि मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, देख सकते हो आप आराम से, ये आपका क्यू है, ये आपका एम है। ठीक है, इस प्रकार से अपना एक ट्रायंगल तैयार हो गया, ये पी है, ये एम है, ये अपने पास क्यू है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी क्रोड है। अब यहाँ पे देखो, क्रोड जो है आपका हाइपोटेनस का काम करेगा, लेकिन इसको यहाँ पे क्या कहेंगे ऑफिशियली तरीके से, तो वो हो गया आपका क्रोड। ठीक है, और ये यहाँ पे जो एन है, ये आपका है नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, और ये जो आपका कर्व है, इस कर्व की जो इक्वेशन है एस बराबर में एफ साइन आपको दे रखी है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, डायग्राम में कोई दिक्कत है इसमें? डायग्राम में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपका देखो एंगल आपके पास में साइन है, और ये हमारे पास में साइन प्लस में डेल्टा साइन हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ये मेरे पास पी पॉइंट है, ये मेरे पास क्यू पॉइंट है। भाई पार्टिकल बात है, पार्टिकल आपके पास पी पॉइंट में है, तो कुछ टाइम बाद वो क्यू पे पहुंच गया, उसके टाइम में चेंजेस हो गया। इसके अलावा मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये एम हो गया। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो कौन सी मोशन होगी, वो सब कुछ अपन देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में परपेंडिकुलर हमारे पास में है, तो सब कुछ मैंने डायग्राम के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, डायग्राम के बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन अपन ने दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करना है, देखो, तब उस कण के वेग के व्यंजक उत्पन्न करो, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो किस किस डायरेक्शन में होगी, वो आपको जनरेट यहाँ पे करनी है। ठीक है, करें फटाफट से। अरे भैया करें क्या, चलो करते हैं भैया आगे। तो देखो यहाँ पे पूरी थ्योरी लिखी हुई है, मतलब रामायण है, इस रामायण को आप आराम से पढ़ सकते हो बिना किसी डाउट के, आराम से पढ़ो। ठीक है, पूरा डायग्राम आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में है वीटी, डायग्राम है आपके पास साइड में, कोई दिक्कत नहीं, देख तो आराम से डायग्राम को देखे तो। ये मेरे पास क्या है, वीटी है, स्पर्श रेखा टीपी के अनुदिश। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, स्पर्श रेखा है मेरे पास, और स्पर्श रेखा टीपी के अनुदिश विस्थापन की परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं बात करूँ टीपी की, तो यहाँ पे एक बार पॉइंट देखने दो मेरे को, जो टी पॉइंट अपन ने कहाँ पे दिया है, हाँ भाई, ये मेरे पास टी है यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका टी पॉइंट है। ठीक है भाई, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से काम करना, आप चाहो, आपकी इच्छा है, इसको टी मानो, इसको पी मानो, इसको सी मानो, इसको ओ मानो, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, लेकिन वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाद में आपने उसको नाम क्या दिया है। तो अलोंग यहाँ पे टीपी, अब देखो यहाँ पे मैं पहले क्या पढ़ रहा हूँ, वीटी, मतलब यहाँ पे जो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्पर्श रेखा टीपी के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी। देखो ये मेरे पास टी है, ये मेरे पास पी है, इसमें आगे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा, तो ये पार्टिकल पी से लेकर कहाँ गया, एम तक गया। तो देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, पी एम पर में डेल्टा टी बराबर में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जीवा पी क्यू क्रोड पी क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्रोड क्या है, जीवा क्रोड हमारे पास, पी क्यू हमारे पास देखो, तो यहाँ पे मैंने लिमिट पी क्यू क्रोड हमारे पास में डेल्टा टी मैंने। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, पी एम अपॉन में पी क्यू। ठीक है, ध्यान सुनो, यहाँ पे अगर मैं कोस थीटा को अप्लाई करूंगा, भाई ये मेरे पास एक वो है, मतलब त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर मैं कोस थीटा को अप्लाई करूंगा तो बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, कोस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन में बेस। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास में क्या है, पी एम, और हाइपोटेनस क्या है मेरे पास में, पी क्यू। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या आ जाएगा,
इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से, क्या दिक्कत है भाई। देखो ये आपके पास में पी एम अपॉन में पी क्यू बराबर में मेरे पास क्या है, कोस थीटा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस, और ये जो एंगल आपका बना हुआ है ना, एंगल यहाँ पे वो क्यू पी एम बना हुआ है। मतलब जो ये एंगल बना हुआ है आपका क्यू पी और एम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये कोस क्यू पी एम लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो वह एंगल आप देख सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एंगल है वो कोई पर्टिकुलर उसका नाम दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने एंगल जो माना है वो माना है क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम। अब कई बच्चे है ना, जब पहली बार इसको पढ़ रहे थे तो उनको डाउट भी आया था। वो ये कह रहे थे कि सर यहाँ पे ये कोस थीटा और पीएम कहाँ से आ गया। तो मैं भी अब कंफ्यूज हो गया था कि यार ये कहाँ से आ गया। बाकी आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो मैंने देखो इसको साइन एंगल दिया, इसको साइन प्लस में डेल्टा साइन दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे जो एंगल बनाना उसको कोई नाम नहीं दिया है। इसका मतलब वो कौन सा एंगल है, वो है आपका एंगल क्यू पी एम है। तो ये थीटा नहीं है, ये आपका क्यू पी एम है। तो इसको काट दो आप। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो अब यहाँ पे देखो वी टी बराबर मेरे पास क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जीवा पी क्यू करोड़ और कोस क्यू पी एम। भाई आपको पता है पी एम मेरे पास में है, पी एम का मैंने मान निकाला यहाँ से। तो पी एम बराबर कितना आएगा मेरे पास में, ये मेरे पास आएगा भाई, यहाँ पे अगर मैं पी एम का मान निकालूंगा तो पी एम का मान कितना आएगा, साफ सी बात है, पी एम बराबर में पी क्यू कोस क्यू पी एम, जो भी आपका एंगल है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पी क्यू मल्टीप्लाई में कोस क्यू पी एम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर करा है इसको प्यारे बच्चों, वी टी बराबर में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, करोड़ पी क्यू आपकी है, डेल्टा एस मेरे पास में है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डेल्टा एस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने डेल्टा एस को एंटर करवाया है ऊपर नीचे की तरफ से। ठीक है, और डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, जो अपन में डेल्टा टी था वो ऐसे कैसे है, और कोस क्यू पी एम आपका ऐसे कैसे है। तो आप यहाँ पे ध्यान समझ लेना कि यहाँ पे जो कोस क्यू पी एम है वो लगभग बराबर किसके होगा, 1 के बराबर होगा। ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको स्टार्टिंग में कि भैया कोस थीटा है वो लगभग 1 के बराबर होगा, और साइन डेल्टा थीटा जो है वो डेल्टा थीटा के बराबर होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे लिमिट जीवा करोड़ पी क्यू अपन में डेल्टा एस जो है, एक करोड़ पी क्यू अपन डेल्टा एस है, वो लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में डेल्टा एस अपन में डेल्टा टी जो है वो मेरे पास आ गया, और वी टी बराबर कितना आ गया, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। और डेल्टा एस को मैं लिख दूंगा किससे, एस डॉट से, और आप सिंपल इसको वी से भी लिख सकते हो। लेकिन कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना लैंग्वेज के अंदर कि आप इसको वी लिख रहे हो तो वी वाला तो वो भी हो सकता है पुराने वाला, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। ये हमारे पास वी टी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है इसके अंदर, किसी को दिक्कत है क्या इसके अंदर, बताओ भाई। ठीक है, चलो भैया आगे चलो मैं। ठीक है, और कई बच्चे यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये हमारे पास में जो करोड़ पी क्यू है अपन डेल्टा एस है, ये मान मेरे पास में है, ये भी मेरे पास किसके है, लगभग 1 के बराबर है। तो देखो आप देखो ध्यान से, डेल्टा टी मेरे पास है वो टेंस टू कहाँ पे, 0 पे है। ठीक है, और Q टेंस टू कहाँ पे है, P की तरफ। तो Q कहाँ पे बताओ, ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास P है। तो अगर एक मतलब एक मोस्टली बात की जाए यहाँ पे, तो जो आपका करोड़ PQ है उसमें डेल्टा S मेरे पास जो है उसके रेस्पेक्ट में जो चेंज अपना रहा है वो लगभग है, मतलब ये मान लो कि एक नेग्जिबल मान लो है, फिर ना के बराबर मान लो। क्योंकि आप बताओ जो करोड़ PQ आपके पास जीवा है उसमें परिवर्तन शो नहीं हो सकता है। भाई एक बात बताओ, ये लाइन मेरे पास में है, ये लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं करेगी, वही जैसी लाइन है वैसी रहेगी। तो यहाँ पे ये करोड़ पी क्यू वैसे के वैसे है, और बाकी डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, मतलब जो आपका मतलब पार्टिकल है उसके लिए जो आपकी डिस्टेंस है एस का मान है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। भाई आपका पार्टिकल यहाँ पे है तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसकी डिस्टेंस जो हमारे पास में एस निकल के आती है वो तो बदलेगी, लेकिन जो आपका करोड़ है जीवा है वो तो बदलेगी नहीं। और कोस क्यूपीएम का जो मान है वो भी लगभग हमने 1 के बराबर कर दिया। तो वी टी बराबर मेरे पास कितना आ गया, एस डॉट। अब हुआ है मेरे हिसाब से क्लियर। इतना क्लियर हो गया तो अब फिर मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को आना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ भैया।
अब देखो ध्यान से, अभिलंबिक वेग, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलूँ मैं, तो आपके पास में यहाँ पे दो हैं, एक मेरे पास वी टी है, एक मेरे पास वी एन है। अब आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपने पढ़ा था पहले भी वी आर पढ़ा था और पहले वी टी पढ़ा था, तो यहाँ पे ये वी टी जो है ये ट्रांसवर्स वाला है, अनुप्रस्थ। ठीक है, ये मेरे पास था आर्य और ये मेरे पास था अनुप्रस्थ। और यहाँ पे देखो ये तो वी एन तो अलग ही होगा, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास में जो v और t है, ये मेरे पास क्या है, टेंजेंशियल, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय वेग। और ये हमारे पास में जो दूसरा वी एन आएगा, इसको बोलेंगे अपन अभिलंबिक वेग। तो ये हमारे पास में अभिलंबिक वेग नॉर्मल वेलोसिटी है। तो टीपी के लंबवत विस्थापन में, अब आपको पता है जो हमारे पास में ये टीपी तो था, ये मेरे पास टी है, ये मेरे पास पी है, तो पी की के परपेंडिकुलर, ये मेरे पास टीपी है, तो इसके परपेंडिकुलर जो आपका विस्थापन आएगा, जो आपका पार्टिकल है वो चेंज जो करे होगा, वही आपका क्या होगा, टीपी होगा। तो आपको बताया हमने, यहाँ पे परपेंडिकुलर था ये आपके पास में, और ये आपका एक इस प्रकार से कर्व था, ये क्यू पॉइंट था, ये मैंने क्रो डाला था, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर था, ये मेरे पास क्यू पॉइंट था। तो ये क्यू से लेकर, सॉरी एम था ये एम से लेकर मैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं चेंज करूंगा, तो ये मेरे पास कितना था, एम क्यू था, आपको पता हो तो वही एम क्यू में काम लूंगा यहाँ पे। ठीक है, और उसी के अंदर वही जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वही ट्रायंगल आपका है, ये अपना एम है, ये अपना क्यू है, ये अपना पी है। अब इसके अंदर मैं साइन थीटा को अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, एल अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एल अपॉन में पी क्यू आ जाएगा, तो एल हमारे पास में क्या है, क्यू पी है, सॉरी एम क्यू है, तो एम क्यू में लिख दूंगा यहाँ पे। मतलब वही काम कर रहे हैं, सेम डिट्टो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, हाँ भाई, लेकिन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा चेंजेस मामला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यू पी एम का जो मान है वो लगभग किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो ये पूरा मामला ही जीरो बन गया। तो ये नोट है, इसको आप स्पेशल तरीके से लिख लेना, क्योंकि वहां पे अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में, तो वहां पे हमारे पास में देखो साइन डेल्टा थीटा था ना, तो उसको मैं लगभग बराबर कर रहा था डेल्टा थीटा के, और कोस थीटा था, उसको मैं लगभग बराबर कर रहा था किसके, थीटा के, सॉरी वन के बराबर। यहाँ पे कोस का मामला तो सेम है, लेकिन साइन का मामला हम चेंज है, कि यहाँ पे साइन हमारे पास में जो क्यू पी एम था, उसको लगभग बराबर करा मैंने किसके, जीरो के बराबर। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, बाकी तो मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, मतलब आपके पास में मतलब जो वेलोसिटी थी वो तो आपके पास में आई चुकी है, उसमें आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मतलब अपन ने क्या निकाल लिया, ये मैंने वी एन का मान निकाला जो जीरो आया था, और मैंने वी टी का मान निकाला जो कितना था, एस डॉट था। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं कर रहा हूँ स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण निकाल रहा हूँ, मतलब मैं निकाल रहा हूँ ए टी और ए एन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो मेरे बात सुनो, वही आपका सेम डायग्राम है भाई, ये मेरे पास में टी है, ये मेरे पास पी है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में बदलाव है, ऐसी बात नहीं है, जो अपना त्वरण है उसके अंदर बदलाव है डायग्राम में। ये मेरे पास साइन प्लस डेल्टा साइन है, ये मेरे पास डेल्टा साइन बनेगा, ये साइन। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ये मैंने कंपोनेंट डिवाइड करे हैं यहाँ पे। अब जो मैंने ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे वी टी बराबर मेरे पास में क्या है, मतलब वी टी क्या है, मतलब वी टी मतलब ये आपका, ठीक है, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय। तो वी टी बराबर मेरे पास कितना आया था, वी तो आया था भाई, एस डॉट को मैं लिख दूं बराबर वी के, तो बात बराबर ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और वी एन का जो मान था वो तो जीरो था, तो वी एन का तो मैं लिख ही नहीं रहा, इसका तो पत्ता ही साफ कर दिया मैंने। बात सही है ना भाई, जिसका पत्ता साफ है उसको छोड़ो साइड में, इसका पत्ता साफ, इसको छोड़ दो, हम काम करेंगे केवल और केवल इस वी के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, हमने कंपोनेंट डिवाइड करे, तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास में जो बदलाव होगा, जैसे मान लीजिए कि अब ये पार्टिकल वी है, ये पी, मेरे पास पी पॉइंट पर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जो है कितनी वी है, तो अगर वो पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो साफ सी बात है उस पार्टिकल के मतलब वेलोसिटी में कुछ बदलाव तो होगा, तो कितना होगा, डेल्टा वी होगा। और आपको पता है प्यारे बच्चों, इतना तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे दो कंडीशन में बदलाव होता है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि जो परपेंडिकुलर आपकी जो वेलोसिटी है ना, उसका जो मान है वो तो जीरो है, इसका पता साफ है, इसका मतलब है कि केवल और केवल लीनियर मोशन में
ही आपका जो पार्टिकल है वो गति करेगा और उसी के रेस्पेक्ट में आपके कंपोनेंट डिवाइड होंगे। तो आप देख सकते हो आराम से, यहाँ पे हमारे पास में देखो v प्लस में डेल्टा v, कोस कोस हमारे पास में डेल्टा आ जाएगा। देखो यहाँ पे सही लिख लेना, यहाँ पे ये है v प्लस में डेल्टा v, और यहाँ पे मेरे पास में कोस डेल्टा साइन मेरे पास में है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर भाई ये तो मेरे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, ये मेरे पास बेस बन गया, इसके रेस्पेक्ट में आप तोड़ दो कंपोनेंट, तो मेरे पास ये क्या बन गया, v प्लस में डेल्टा v, और ये मेरे पास क्या है, ये साइन हो गया, ये मेरे पास कोस हो गया। ठीक है, चलो भाई किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए ना तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, किस बात को लेकर दिक्कत, इस बात को लेकर हो सकती है, एक मिनट रुको आप सारे बच्चे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी गलती की हुई है यहाँ पे, अगर आपने थोड़ा नोट करा हो तो यहाँ पे साइन डेल्टा साइन आएगा इसके अंदर, यहाँ पे क्या आएगा, साइन डेल्टा साइन आएगा। और बाकी जो कंपोनेंट है आप देख सकते हो कैसे तोड़े हैं अपन ने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ठीक है, आगे चलें अपन। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सलेशन, तो वही आपका स्पर्श रेखा टीपी मेरे पास जो है, मतलब ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में जो आपका टी और ये आपका पी है, उस टीपी में जो आपकी वेलोसिटी रहेगी, तो वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन होगा वही आपका एक्सेलेरेशन कहलाएगा। वही अपन करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखो ए टी बराबर क्या आएगा, ए टी बराबर मेरे पास लिमिट टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर डेल्टा टी मेरे पास में, ए टी बराबर में वही, ठीक है, माइनस का वी, डेल्टा टी सोल्व करोगे आप तो मेरे पास इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया ए टी बराबर में वी डी वी अपॉन में डी एस, ये आपके पास मान आ गया। ठीक है भाई, ए टी बराबर क्या है मेरे पास, डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन में डी टी को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, कैसे, डी वी अपॉन में डी एस डॉट में डी एस अपॉन में डी टी, मतलब डी एस को मैं एंटर करवा सकता हूँ। ठीक है, और डी वी अपॉन में डी एस जो मेरे पास में है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉरी सॉरी, डी एस अपॉन डी टी को मैं लिख रहा हूँ वी, और डी वी अपॉन डी एस मेरे पास ऐसे कैसे बचा हुआ है। तो इसका ध्यान रखना, याद रख लो इसको। और अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं अगले वाले की, मतलब जो हमारे पास में अभिलंबिक त्वरण है, स्पर्श रेखा के टीपी के लंबवत वेग वो परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ पे अब कई बच्चे तो क्या बोलेंगे, भाई कई बच्चों का जो दिमाग चल रहा है ना वो इसके ऊपर चल रहा है। एक मिनट रुको, मैं सेल चेंज कर लेता हूँ। कई बच्चों का जो दिमाग है वो ये काम कर रहा है कि सर एक बात बताओ, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी थी वही जीरो आई थी, तो यहाँ पे ए का मान तो डेफिनेटली जीरो होना चाहिए ना। लेकिन आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपोनेंट डिवाइड जब करे थे ना वेलोसिटी के, तो आपने क्या देखा था भाई, बेस में आपका कोस आया था और ऊपर देखो वी प्लस में डेल्टा वी साइन डेल्टा साइन भी आया था साथ के साथ। ठीक है, और माइनस का वी का मान जीरो मैंने कर दिया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो टर्म है वो तो जीरो नहीं है ना, तो उस कंडीशन में आपका जो एक्सेलेरेशन है वो जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को। ठीक है, चलो भैया, इतना हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो ए एन बराबर कितना आ गया, लिमिट वही आपका वी प्लस में डेल्टा वी साइन डेल्टा वी माइनस का जीरो मेरे पास में आ गया। और उसके बाद में आप देखो यहाँ पे साइन डेल्टा साइन मेरे पास में डेल्टा साइन आ गया। और बाकी देखो देखो बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पिछले वाले डेरिवेशन में नोट करा हो तो मैंने वहाँ पे साइन क्यू पी एम को लगभग बराबर करा था जीरो के। ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना है कि उस चीज़ को अपन को जीरो के बराबर करना है लगभग। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन डेल्टा साइन जो आपका है वो लगभग किसके बराबर होगा, डेल्टा साइन के, मतलब वही फॉर्मूला तो काम वही आएगा, लेकिन जो पिछला वाला सवाल था उसमें आपको ध्यान रखना है, आपको उस चीज़ को पता रखना है कि भाई यही होगा, वहाँ पे क्यूपीएम का मान जीरो होगा। बाकी आगे का जो काम है वो तो वही घिसा पिटा काम है, मान रख दिया।
ठीक है, तो ए एन का जो मान है वो आपका वी डी साइन अपॉन डी टी की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर मेरे पास में ए एन इस फॉर्म में लिखना चाहो आप, देखो वी डी साइन अपॉन डी टी मेरे पास में है, ठीक है, और v मेरे पास में है, तो देखो d, ये मैंने s को एंटर करवा दिया दोनों तरफ, तो d साइन अपन में ds हो गया और ds अपन dt हो गया। अब ds अपन dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v भी लिख सकता हूँ, एक v मैं पहले भी है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं v स्क्वायर डी साइन अपन में ds, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है भैया, रो इज इक्वल टू डी एस अपन में डी साइन। तो डी साइन अपन में डी एस हमारे पास अगर रो है, तो मैं लिख सकता हूँ ए एन बराबर में कितना, वी स्क्वायर अपॉन में रो। तो ये एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और तीन फॉर्मूले मेरे पास में है, इन तीनों को याद रख लेना आप, ठीक है। बाकी आपको कहीं दिक्कत मेरे हिसाब से महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। चलो भैया, तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से सवाल करते हैं अपन, ठीक है, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नोट को अपन पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद में अपन फटाफट से सारे सवालों को पढ़ते हुए चलेंगे और सारे सोल्व भी करते चलेंगे। तो अब देखो, वी टी बराबर मेरे पास कितना आया था, डी एस अपन डी टी, और ये मेरे पास वी आ गया, ठीक है। वी एन मेरे पास जीरो आया था, और यहाँ पे ए टी का जो मान था मेरे पास कितना था, डी वी अपन डी टी बोल दो या फिर वी डी वी अपन में डी एस बोल दो। मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना, जितना आप सिंपल सोच रहे हो ना, आप इनको याद नहीं कर पाओगे तो शायद आपका काम नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, याद कर लेना कर लेना कर लेना, ठीक है। ए टी का जो मान है इस प्रकार, और ए एन का जो मान है अपन दो तीन तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, वी डी साइन अपन में डी टी हो गया, वी स्क्वायर अपन में रो, मतलब ये रो हो गया, ठीक है, और रो बराबर डी एस अपन में डी साइन हो गया, बात समझ में आ गई। और बाकी अपन ने किरा, मतलब ये जो बदलाव करते हैं अपन, ये क्या करा है मैंने इसके अंदर, मतलब मैंने डी एस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बस इसके अलावा और कर रहा क्या है, अगर आप दिमाग से सोचो तो, ठंडे दिमाग से सोचो तो यही काम करा है मैंने। अब उसके अलावा देखो, यहाँ पे v है मेरे पास, a है, अगर अगर आपसे टोटल v की बात करता है तो मैंने पहले बता दिया सुबह के क्लास के अंदर आपको, कि इस प्रकार से अपन काम करेंगे, और अगर टोटल a की बात करेगा तो भी यही करेंगे अपन, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फटाफट से मैं सवाल करूंगा, और सवाल करने की जो रफ्तार रहेगी वो तेज रहेगी, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना आपका टेंजेंशियल वाला, ये सिंपल है, कंपैरिजन जो आपका पहला पार्ट अपन ने करा था उसके कंपेयर में ये आपका छोटा भी है और इजी भी है, ठीक है। तो मैं बुक निकाल लेता हूँ, आप सभी बुक भी निकाल लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं दिखाने वाला आप सभी को, मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन दिखाने लग गया तो फिर रिवीजन क्लास का मतलब नहीं निकलेगा। मैं केवल आपको आंसर मतलब डिस्क्राइब करूंगा। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लाइट को सही कर लेता हूँ, तब तक आप अपनी बुक भी निकाल लो आराम से। वे सारे अपनी बुक निकाल लो फटाफट से भाई।
हाँ भाई, अब आ जाओ सारे बच्चे वापस से। लाइट जल गई है। ठीक है, वो खराब तो कुछ नहीं हुआ था, वो तार बस। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि गुरुजी, एक तो रात को क्लास ले रहे हो, ऊपर से नींद आ रही है हमें, और ये बीच में लाइट भी खराब हो रही है। क्या हिसाब है ये? कोई बात नहीं भैया, आप लाइट नहीं जाएगी। ठीक है। पेज नंबर निकालो 29, सॉरी 39, फटाफट से निकालो। अभी लाइट का यार क्या करें। 39 आप निकाल लो फटाफट से। 39 पे सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। यहाँ पे यार कोई एक कण है, कैटेनरी, नहीं नहीं ये नहीं है। इसमें सवाल में कुछ मिस्टेक है यार। क्योंकि ये मैंने क्या है कि जो अपने पास मेरे पास पुरानी बुक रखी हुई थी ना, उस पुरानी बुक में जो सीक्वेंस था उसके हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है। और उसके कारण से ये मिसमैच हो जाता है बार बार। एक मिनट रुको, ये मिसमैच भी दूर करेंगे धीरे धीरे। बाकी पीछे का तो मैंने पूरा कर ही दिया है। हाँ भाई। तो यहाँ पे पेज नंबर 39 है, और नई वाली जो बुक है आपकी उसमें भी ये 39 पे नहीं है। ये मिलेगा आपको 43 पेज नंबर पे। ठीक है। तो आप देख लेना, 39 पे पुरानी वाली मिल सकता है, और नई वाली पे 49 पे आपको मिलेगा ये पेज नंबर। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 ही है। डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल को पढ़ो एक बार, है ना। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आपके पास बुक रखी हुई है, तो आप आराम से। अरे क्या सिस्टम है यार। एक मिनट रुक जाओ यार। लाइट फिर चल गई ऑटोमेटिक। तगड़ा सिस्टम हो रहा है। दिमाग खराब। चलो एक काम करते हैं, अब आराम सवाल को पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लाइट जा रही तो जाने दो, क्योंकि सवाल तो अपन को दिख रहा है, वैसे भी आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक कण किसी वक्र पर इस प्रकार चलता है, तो ना तो हमें कण से मतलब है, ना वक्र से मतलब है। अब आगे जो आ रहा है उससे मतलब है। इसके स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण आपस में समानुपातिक हैं। मतलब इसका जो एटी है और इसका जो एन है, वो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। वो आपको दे दिया इसने। एवं उसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। यानी कि उसका मतलब कोणीय वेग की मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी साइन अपॉन में डी टी। तो ये मेरे पास में क्या है, ये है मेरे पास स्पर्श रेखा का कोणीय वेग। जबकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये तो अपने स्पर्श रेखा के अंदर कर रहे हैं, और अभी हम थोड़ी देर पहले जो पढ़ के आए हैं उसके अंदर जो अपन कोणीय जो वेग लेते थे, वो ले लेते अपन डी थीटा अपॉन में डी टी। तो इसका ध्यान रखना, जो अरिय है, अनुप्रस्थ है, उसके अंदर जो अपन कोणीय वेग लेंगे डी थीटा अपॉन डी टी लेंगे। और यहाँ पे जो अपना स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके अंदर जो आपका डी साइन अपॉन में डी टी लेंगे, जिससे क्या है कि कंफ्यूजन ना हो। आप ले सकते हो कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए ये दोनों आप अलग अलग ले सकते हो। चलो, तो इतना आपसे बोल दिया है। तो अब क्या बोला है इसके अलावा कि वक्र ज्ञात करो, मतलब वही आपका वो एस बराबर एफ साइन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, मतलब वो जो आपका कर्व अपन ने ड्रॉ करा था, तो ये फॉर्म, आप इस फॉर्म में आपको मतलब पाथ का इक्वेशन निकालना है। तो वही बात आ गई, देखो। अब आपको क्या क्या पता है वो देखो आप एक बार। भाई आपको ये ए टी समानुपाती ए एन पता है, ठीक है। डी साइन पर डी टी पता है, कांस्टेंट पता है, गिवन आपको दिया है, क्या दिया हुआ है कि डी साइन पर डी टी मेरे पास में है, और ये के वन के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। ठीक है भैया। अब उसके बाद में हमने क्या देखा कि भाई हमारे बराबर में क्या है, ये मेरे पास है। हमारे बराबर में जो है वो क्या है बताओ, ये है ए टी समानुपाती ए एन के है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए टी समानुपाती ए एन के है, तो ए टी बराबर में मैंने कहा कि भाई के टू ए एन हो गया, क्योंकि के वन तो वहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट नाम दे दिया है ना।
डी साई अपॉन में डी टी बराबर मैंने क्या कर दिया, K1 नाम दे दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ए टी बराबर है तो ए टी बराबर मैं लिख दूंगा, मैं K2 AN लिख दूंगा, बात बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, और K2 और AN को मैं लिख सकता हूँ वी डी साई अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लो आप, डी वी अपॉन डी टी, K2 डॉट में वी डी साई अपॉन में डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी वी बराबर कितना आ गया, K2 वी डी वी आ गया हमारे पास में, और डी वी अपॉन में वी K2। ठीक है, और डी साई, क्योंकि मैं यहाँ पे वी को इसके नीचे लेके आ गया, फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये मेरे पास आ गया log। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिख रहा है आप सभी को, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ये देखो भाई, ये मेरे पास आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया v आ गया, और v बराबर में ये e की पावर K2 साइन प्लस में C1, और C1 जो हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे आप इसको C1 रहने तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और बाकी मेरे पास फिर क्या आ गया, देखो v बराबर में क्या है हमारे पास, C1 डैश e की पावर K2 साइन, मतलब मैंने C1 को भी जोड़ दिया, उसके अंदर सबको जोड़ दिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि भैया मेरे पास C e की पावर C1, मेरे पास एक और कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको अलग अलग कर लो, बात वही बात है। तो यहाँ पे C1 डैश मेरे पास कांस्टेंट आया, ये मैंने इसको मान लिया। अब ये मेरे पास क्या मान आ गया, v का मान मेरे पास आ गया। अब डी एस अपन डी टी बराबर, भाई v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस अपन डी टी लिख सकता हूँ ना। अब आपको पता है कि मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे s की रिक्वायरमेंट है, s की रिक्वायरमेंट। अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं समय मतलब किसी भी ऐसी इक्वेशन का भाग लगाता हूँ जो ये डी टी वाला कॉन्सेप्ट है ना वो कट जाए, और बाकी का मेरे पास से फंक्शन बच जाए, मतलब मेरे पास से एस बराबर में एफ साइन वाला कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए, मतलब इधर एस आना चाहिए उधर साइन आना चाहिए। तो मैं क्या कर दूँ भाई, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 का मैंने भाग लगाया, डी साइन अपन डी टी से डी टी गया, डी एस अपन में डी साइन बच गया, और डी एस को मैंने इधर रख दिया और साइन को मैं उधर ले गया, एस बराबर इसका वो कर दिया, आप इंटीग्रेशन कर दिया, एस बराबर मेरे पास ये आंसर आ गया। तो एस बराबर ये आपका पाथ का इक्वेशन आ गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। ठीक है, तो बताओ सवाल के अंदर क्या था, मतलब सवाल में मेरे हिसाब से कोई दम नहीं था, बस ये मतलब कॉन्सेप्ट आपका यही था कि आप पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करते हो और क्वेश्चन की एंडिंग कहाँ से करते हो। ठीक है, क्वेश्चन के बीच में आपने इंटीग्रेशन कैसे करा है, बदलाव कैसे करे हैं, फिर आपको ये पता चलना चाहिए कि भैया आपने भाग क्यों लगाया है, सारी बात है वो तो। बताओ, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, अब आगे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यही आपका वही आपका पेज नंबर जो है मैं बता देता हूँ आराम से आपको। पेज नंबर आपका वही 43 पे है, नई वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं। इसको सही करता हूँ मैं यार, 1 मिनट रुको।
हाँ भाई। तो अब सही हो गई प्रॉब्लम यार, ये प्रॉब्लम पता नहीं, ये अलग ही नई प्रॉब्लम जनरेट हुई है ये लाइट की प्रॉब्लम। चलो भी, अब सही है, आपको दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ फटाफट से। और वही आपका पेज नंबर 43 है। और ये देखो, आराम से पढ़ते हैं अपन सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कण चक्रज s बराबर 4a साइन साई में एक समान वेग से चलता है। मतलब आपको बताया गया है, बोला गया है कि हमारे पास में ये पाथ का इक्वेशन है s बराबर 4a साइन साइन, और v आपको कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात करो। मतलब आपको इसका त्वरण निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है त्वरण के लिए मैं ना तो ए टी के बारे में बोला, ना ए एन के बारे में बोला, सिंपल बोला है कि त्वरण निकालो, एक्सेलेरेशन निकालना है, तो अपन ए का मान निकालेंगे। ठीक है, और यह भी सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण इसकी चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या बोला है आपसे कि भैया हमारे पास में जो इसकी चक्रज की दूरी हमारे पास में है, उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम पढ़ लो आप एक बार। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए साइक्लॉइड एस इज इक्वल टू 4a sin psi with uniform speed v. Find in acceleration at any endpoint. Also prove that the normal acceleration at any point varies inversely as the square root of the distance from the base of the cycloid. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, ये हमारे पास में a बराबर में ए टी स्क्वायर, ए एन का मान आपके पास में आया, रो बराबर मेरे पास कितना है, डी एस अपन में डी साइन, 4a कोस साइन मेरे पास आ गया। तो आपको पता है यहाँ पे मेरे पास ए टी ए एन, ठीक है, ए टी का मान 0 है, ए एन का मान आपके पास में है, दोनों को मान रखा, ए का मान मेरे पास आ गया, किसी भी एक पॉइंट पर मेरे पास ए का मान आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे मैं आगे चलूँ, तो यहाँ पे देखो सवाल में, ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपसे देखो सवाल में क्या पूछा है कि भाई किसी भी अभिलंबिक त्वरण उसकी चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण उसकी चक्रज की दूरी के आधार के वर्ग अनुपाती होता है। तो आगे जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो यही आंसर मेरे को लग रहा है। आप एक बार देखो देखो, नहीं नहीं ये नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को आप थोड़ा छोड़ो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 यार ये थोड़ा उल्टा लग रहा है सिस्टम यार इसमें। ये जो ये क्वेश्चन आपका है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और ये अभी जो पीछे किया था क्वेश्चन नंबर 4 था। जो पुरानी बुक है उसमें आप देखना थोड़ा उल्टा सिस्टम है, उसको छोड़ना, पुरानी बुक को अवॉइड कर देना, नई बुक आपके पास में है तो वही आप परचेज कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो सवाल है बचा हुआ है कि इसका जो मतलब डिस्टेंस है, वो आपको उसके स्क्वायर के समानुपाती करने, मतलब आपने क्या देखा था कि जो बीच की हमारे पास में आधार के साथ में जो दूरी है उसके वर्गमूल के समानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसको आप छोड़ दो, ठीक है, इसको मैं करवा दूंगा, कल जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि एक समतल वक्र में एक समान चाल से चलने वाले बिंदु का त्वरण जो है वो ए बराबर में रो साइन स्क्वायर होना चाहिए। तो जो बोला है आपसे वो कर देना, मतलब ये सवाल तो मुझे बताने नहीं चाहिए पहली बात तो। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लेना, 7 भी आप कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक कण समतल वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदैव समान रहते हैं। मतलब आपसे क्या बोला है, ए टी और ए एन है वो आपको बराबर दे रखे हैं, देखो बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई की पावर 10 इनवर्स एस अपॉन में सी के। तो एस किसी बिंदु इस तरह से नापी गई चाप की लंबाई है, तो सिद्ध करो कि पथ एक कैटेनरी है। मतलब आपको जो पाथ बताना है वो एक कैटेनरी बताना है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ यहाँ पे, अब ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको कैटेनरी का इक्वेशन क्या होना चाहिए, कि इक्वेशन क्या होता है, तभी आप सवाल को सोल्व कर पाओगे। और ऐसे सवाल अपन ने पीछे भी करे थे।
अगर आपको पता हो तो पीछे एक सवाल आ रहा था, ठीक है, समान कोणिक सर्पिल आर बराबर में ई की पावर एम थीटा, ए ई की पावर एम थीटा। तो ये हमारे पास में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे कैटेनरी क्या होता है, ये देखो एस बराबर सी टेन साइन फॉर्मूला होता है। अब ये लेके आना है अपन को। ये कैसे लेके आएंगे भैया, आपको जो दिया हुआ है। वैसे तो अब इसका जो आंसर सॉल्यूशन है उसको मुझे बताना नहीं चाहिए। बाकी यार सवाल तो मेरे हिसाब से इतने इजी हैं कि मुझे बताना नहीं चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, और कोई सवाल में दम होगा। सवाल में दम तो क्या, सवाल में तो दम ही दम है, लेकिन क्या है भैया, थोड़ी कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, बाकी तो इसमें बताने लायक कुछ है भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में है। ठीक है, वो बता देते हैं अपन, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, आंसर देख लेना। आंसर को देखने के बाद में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको, मतलब इसको सॉल्यूशन में। लेकिन वो अपन खुद से करते हैं ना, खुद से, जब खुद बिना देखे आप आंसर करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी उसके अंदर। बस यही तो खास बात है डायनेमिक्स की। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एक कण एक समान वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है, एटी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, और इसके स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण तथा अभिलंबिक त्वरण का अनुपात अचर है। मतलब वीटी और एन का मान आपको कांस्टेंट दे रखा है। तो सिद्ध करो कि पथ का नया समीकरण एस बराबर में ए साइन स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। करो फटाफट से। ए टी कॉन्स्टेंट है, ये आपके पास में कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट है, डी एस अपन डी टी बराबर ये कॉन्स्टेंट आपके पास में। तो एस बराबर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो इंटीग्रेशन मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और आपको दे रखा है समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। वी टी अपॉन में ए एन मेरे पास में है, तो वी टी अपॉन में ए एन आपको कॉन्स्टेंट दे रखा है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, तो ये देखो डी एस अपन डी टी लिख दिया मैंने वी टी को, और ये मैंने उसको वी स्क्वायर साइन लिख दिया, बराबर में के वन हो गया। सोल्व किया, यहाँ से मैंने क्या निकाला, टी का मान निकाला। टी का मान निकालने के बाद मैंने इसको समीकरण नंबर 1 में रख दिया, एस का मान आ गया, खत्म। मतलब सवाल तो ऐसा है कि इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बाकी अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 के एग्जाम में टपक सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक समझ सकते हैं, अपन इसको बिल्कुल इजीली नहीं लेंगे। मतलब ये सवाल है ना, इतनी बार आया हुआ है, बताऊँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मतलब देखो, अजमेर में 4, 7, 15, जोधपुर में 1, 13, 19, उदयपुर में 10 से, कोटा में 4, 6, बीकानेर में 5, राजस्थान में 12, भरतपुर, सब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना, सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 के लिए वेरी 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 इसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। कर लेते हैं सवाल, क्या दिक्कत है। एक कण, ठीक है, किसी वृत्त के व्यास ए बी पर अचर वेग से चलता है। तो एक मान लो कि अब आपने एक वृत्त बना लिया, और वृत्त का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास में आ गया वृत्त, और वृत्त का जो व्यास है आपका क्या है, ए बी। ए हमारे पास में ये बी है। तो क्या बोला आपसे कि एक कण किसी वृत्त व्यास ए बी पर अचर वेग से चलता है। वो चल रहा है, पार्टिकल आपका है, मान लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2a है, और वो अचर वेग से चल रहा है। चलो, और एक अन्य कण विराम अवस्था से अर्ध परिधि ए बी पर एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। और एक आपका एक और पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल भी मतलब चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, इसकी परिधि पर, इसकी सरकमफेरेंस पर वो चल रहा है। ठीक है, यदि वे ए से एक साथ रवाना होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका ए पॉइंट है, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से रवाना हुआ है, और ए पार्टिकल यहाँ से रवाना हुआ है। ठीक है, यदि ए से रवाना होते हैं तो बी पर साथ साथ ही पहुंचते हैं, तो सिद्ध करो कि बी पर उनके वेग है वो पाई/1 है। मतलब आप देखो सवाल का मतलब जो लेवल है, खतरनाक लेवल है। ठीक है, विजय जांगड़ जी क्या कह रहे हैं कि सर कितनी क्लास बाकी है। भैया एक बात बताऊं आपको मैं, क्लास तो 1 महीने पहले ही पूरी हो गई थी। मतलब आपका जो कोर्स है वो 1 महीने पहले ही पूरा हो गया था। मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन तो मैं मान लो कि बेनिफिट, मतलब एक एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं मेरी इच्छा से। बाकी जो सिलेबस जो है वो तो आपका 1 महीने पहले कंप्लीट हो गया था, 1 महीने पहले। 1 महीने से आपकी जो रिवीजन क्लासेज हैं वो चल रही हैं, अगर आपको पता हो तो। और बाकी आपने क्लास, रिवीजन क्लास सब कुछ मतलब ले रखा है, और आप ये पूछ रहे हो कि सर रिवीजन क्लास कितनी बाकी है। तो आज आज के इस लेक्चर में आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, और कल मैं सेकंड यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा, और थर्ड मैंने भी करवाई है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। चलो आगे मैं, तो यहाँ पे मैं सवाल को पढ़ लिया, और सवाल का देखो लेवल देखो ना आप भाई, सवाल आप देख सकते हो। और ये मैं लिख देता हूँ कि पेज नंबर कहाँ पे है, ये पेज नंबर आपका है 45 पे। ठीक है, सवाल नंबर 13 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और शानदार सवाल है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास में दो पार्टिकल, एक हमारे पास में ए से चलता है और दो दूसरा भी ए से चलता है। अब दोनों बी पर समान टाइम पे पहुंचते हैं, तो इनका जो वेग है ना, इनकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी, उनका जो रेशो है ना, रेशो, वो पाई अपॉन में ए हो एक होगा। मतलब अब कह सकता हूँ मैं कि मैंने दो पार्टिकल माने, वी ए और वी बी, तो उनकी जो वेलोसिटी का जो रेशो होगा ना, वो होगा पाई अपॉन में 1। ठीक है, ये बात है। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले देख लो। 1 पॉइंट describes the diameter AB of a circle with constant velocity, and another semi circumference AB from reset the constant tangential acceleration if they start together from A and arrive together at B. Show that the velocities at B are in the ratio pi is मतलब pi अनुपात 1, पाई रेशियो 1। करा मैंने, ठीक है। अब मैंने लिखा V1 बराबर में 2A अपॉन में T1। तो पहली बात तो ये आपके मन में दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये यहाँ पे मैंने V1 बराबर में 2A अपॉन में T1 क्यों करा। भाई साफ साफ जानते हो फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है V1, दूरी कितनी है 2A, और टाइम कितना है T1, समय का नंबर 1। ठीक है, वर्त की अर्ध परिधि ACB, अब ये आपका जो अर्ध सरगमफेरेंस है, हाफ या सेमी सरगमफेरेंस आपकी है, वो AC और B मैंने उसको नाम दिया है। तो वृत्त की अर्ध परिधि ACB के लिए तो मेरे पास AT कांस्टेंट है, dV अपॉन में dt बराबर में क्या है, लैम्डा। dV अपॉन में dt बराबर क्या है, लैम्डा है। ठीक है, तो AT बराबर कितना आ गया मेरे पास में, कोस। ठीक है, कोस हमारे पास में है साथ साथ में, और ये मेरे पास क्या था, AT मेरे पास में है, और इसको मैंने लिखा कोस NT है, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये करा। ठीक है, AT बराबर में मेरे पास ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं अपन। AT मेरे पास ये है, और आगे देखा मैंने तो dV मेरे पास में है, और लैम्डा dt मेरे पास है। चलो ठीक है, अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, V बराबर में लैम्डा t प्लस में C1। ठीक है, अभी आप मान के चलो कि ये AT बराबर आपके पास में कोस एंटी कहाँ से आया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो AT बराबर आपके पास में ये आ गया, और बाकी V बराबर में लैम्डा t प्लस में C1 आपके पास में है। चलो, इसके बाद में मैं थोड़ा सा, अरे यार ये तभी मैं सोच रहा हूँ ये कोस कहाँ से आ गया यार, कोस नहीं है वो, ये AT बराबर कांस्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, मेरे को भी नींद आ रही है बीच बीच में। AT बराबर क्या है, जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है ना, ये जो आपका AT है परपेंडिकुलर टाइप में, क्या है, कांस्टेंट है। इसको पूरा लिख लो, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, अचर। ये तो मैं सोचा यार ये कोस कहाँ से आ गया इसके अंदर। चलो यार, ठीक है, तो आगे चलो मैं, तो ये मेरे पास कितना आ गया, AT बराबर कांस्टेंट अचर, dV बराबर में लैम्डा dt मेरे पास में है, V बराबर में लैम्डा t प्लस का C1 मेरे पास में है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो t बराबर में 0, p बराबर में 0, C1 बराबर में मेरे पास 0। समीकरण नंबर 3 से v बराबर में लैम्डा t, समीकरण नंबर 3 मेरे पास में है, और ds अपन में dt बराबर में क्या है, लैम्डा t मेरे पास में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ds बराबर कितना हो गया मेरे पास, लैम्डा t डॉट में dt। ठीक है, और s बराबर में है लैम्डा टी स्क्वायर अपन में 2 प्लस में C2 आपके पास में है। मतलब बाकी आगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एस बराबर मेरे पास में लैम्डा टी का स्क्वायर 2 आ गया। ठीक है, एस का मान मेरे पास आ गया, और एस बराबर में पाई ए। ठीक है, अब ये क्या करा आपने, इसको मान के चलना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, मान के चलो, ये फिर मैं आपको समझाऊं तो समझा सकता हूँ कैसे। भाई ये हमारे पास में आपका पूरा सर्किल है। ठीक है,
तो पूरे सर्किल के लिए जो आपकी सरकमफेरेंस होती है कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन आपको पता है दो पार्टिकल हमने छोड़े थे, एक छोड़ा था हमने सीधा, तो इसकी तो रेडियस कितनी थी, 2a डिस्टेंस। लेकिन जो एक पार्टिकल अपना चला था यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस वो तय करेगा, तो ये पूरी की क्या होती है, 2 पाई आर, और आधी की पाई आर। तो यहाँ पे हमारे पास में आर क्या है, ए है, तो पाई ए हो जाएगी। क्या दिक्कत है बताओ। तो ये क्या आ जाएगा, एस बराबर में पाई ए। तो पाई ए बराबर में लैम्डा टी स्क्वायर में, और एस का मान अपने निकाल रखा है ऊपर से, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, ये आ गया समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 बराबर, तो यहाँ पे लैम्डा का मान रख दिया, वी बराबर में 2 पाई ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में टी। ठीक है, तो मेरे पास वी का मान आ गया। आगे थोड़ा सा मैं और आगे चलूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी बराबर में कितना है, 2 पाई ए अपॉन में टी। ठीक है, वी डॉट में वी वन बराबर, तो वी हमारे पास वी वन, तो ये आंसर आ गया आपका। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 99% बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम में आएगा तो भी। अब वो क्यों नहीं कर पाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, ये भी आपका पेज नंबर कितने पे है, पेज नंबर है 45 पे, पेज नंबर 45 पे है। चलो, तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, कि एक बिंदु P अचर वेग से किसी वक्र में चलता है। ठीक है, अचर वेग कांस्टेंट वेलोसिटी मेरे पास में है, मैंने लिख दिया। और P तथा एक बिंदु O को मिलाने वाली ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग OP के व्युत्क्रमानुपाती को मानुपाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग है, ठीक है, तो आप कोणीय वेग को डी थीटा अपन dt से लिख दो। ठीक है, लेकिन कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे मतलब अभी थोड़ी देर पहले डी साइन अपन में dt लिखा था। तो आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो यहाँ पे क्या बोला है आपसे, यहाँ पे आपसे बोला है एक स्थिर बिंदु O को मिलाने वाली ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग, ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग। लेकिन अगर वहां पे आप नोट करो, तो वहां पे आपसे क्या बोला था, स्पर्श रेखीय कोणीय वेग। अगर वहां पे टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय नाम नहीं आएगा ना, तो वहां पे अपन डी थीटा अपन dt का यूज करेंगे, जो अपन पहले करते आ रहे थे। ठीक है, तो डी थीटा अपन dt आ गया, और क्या बोला है, ओपी के विद को मानते 1/OP कर देंगे। ठीक है, तो प्रदर्शित करिए कि वक्र ओ ध्रुव वाला एक समान कोणिक सर्पिल है, मतलब वही आपका सिंपल कोनिक। ठीक है, आर बराबर में वही ए की पावर थीटा, वही अपन को प्रूफ करना है। और पी का अभिलंबिक त्वरण ओपी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप ओपी को अगर आर मान लो, तो 1/R आपके पास में हो जाएगा। बाकी इसके बाद थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो डेट अपॉन डी टी 1/R, K1 मानना पड़ेगा। और V बराबर भी कांस्टेंट है, तो K2 मान लो इसको। V बराबर कितना होगा, वी स्क्वायर प्लस में VT स्क्वायर बराबर में K2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे चला, समीकरण नंबर 1 तो आपने दे दिया है, तो V बराबर मेरे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे VT का मान, V का मान सबको पता है आपको, K2 मेरे पास में है, R डॉट का स्क्वायर R स्क्वायर डॉट, ये मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस में ये मेरे पास में R से R गया, K1 का स्क्वायर बराबर में K2 का स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास K2 स्क्वायर माइनस का K1 का स्क्वायर बराबर में K3 का स्क्वायर। तो डी आर अपॉन डी टी बराबर में K3, समीकरण नंबर 3 मेरे पास में है। और ये मेरे पास समीकरण 1 में मैंने 2 का भाग लगा दिया, डी थीटा अपन में डी टी, डी आर अपन में डी टी बराबर में K1 अपन में R और K3 मेरे पास में है। तो ये देखो हमारे पास डी थीटा अपन में डी आर बराबर में K अपन में R, और डी थीटा अपन में K बराबर में डी आर अपन में R। ठीक है, मतलब वही बात है, मैं तो एक जरिया हूँ, बाकी इसमें तो कुछ समझ वाली बात ही नहीं है। जो कैलकुलेशन चल रही है उस चलाते रहो बस। और बाकी देखो आर बराबर सी ई की पावर थीटा पर क्यों भाई, ये कुछ भी आया हो, मान लो कि आर बराबर ई सी ई की पावर में कुछ भी आया हो, तो ये हमारे पास में जो इक्वेशन आती है, ये किसकी इक्वेशन आती है, ये आती है आपकी समान कोणिक सर्पिल की। समान कोणिक सर्पिल की आती है कि नहीं आती, आती है ना। ठीक है, और बाकी आपसे क्या बोला था, कि उसकी जो रेडियस है वो भी आपके विद को अनुपाती होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला आप जानते हो, वीक कॉन्स्टेंट आपको दे रखा है, कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी है, बाकी आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बता रखा है, इसको भी कर देते हैं। ये भी काफी बार आया हुआ सवाल है। एक एक कण एक समान कोणीय वेग से, तो एक समान कोणीय वेग से वो जा रहा है, तो कोणीय वेग की बात हो रही है ना, कि स्पर्श रेखीय कोणीय वेग की।
स्पर्श रेखा कोण वे की बात नहीं होगी तब तक मैं साइन का यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे आएगा मेरे पास थीटा डॉट बराबर में क्या है मेरे पास डब्लू कांस्टेंट मेरे पास में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे किसी परवलय में उसकी नाभि के चारों ओर चलता है तो सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पैराबोला विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। उसके अलावा प्रूव दैट its normal acceleration at any point is proportional to the radius of curvature of its path at the point, ठीक है। और परवलय की इक्वेशन आप देख लो पी स्क्वायर बराबर में ए आर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया मैंने तो टू पी बराबर में कितना आ गया ए डी आर अपन में डी पी, डी आर अपन में डी पी बराबर में टू पी अपन में ए। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू आर डी आर अपन में डी पी, रो इज इक्वल टू आर डॉट में टू पी अपन में ए इज इक्वल टू मेरे पास में ये जो भी करा है इन्होंने, और ए एन अपन में रो बराबर में ये मेरे पास आ गया ए एन अपन में रो बराबर में वी स्क्वायर अपन में रो स्क्वायर, ठीक है। और बाकी इन्होंने करा पूछा क्या था हमारे से कि अभिलंबिक त्वरण उस बिंदु पर पथ की त्रिज्या त्रिज्या के समानुपाती होता है, ये तो पूछा था आपसे। वी नो दैट, ठीक है। वी पी अपन आर स्क्वायर वी बराबर थीटा आर स्क्वायर पी हमारे पास में वी बराबर डब्ल्यू आर पी, ये मेरे पास में आया, ठीक है। और लास्ट टाइम में हमारे पास में आ गया ए एन समानुपाती रो, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और ये मेरे पास आ गई यूनिट नंबर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास आ गई यूनिट नंबर सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आपने इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल भी नहीं करवाए हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है अपन ने एक भी नहीं करे मेरे हिसाब से, एक भी एग्जाम्पल अपन ने नहीं करा है। तो इसके एग्जाम्पल जितने भी हैं एक दो तीन, ठीक है, चार पाँच छः, छः एग्जाम्पल, सात एग्जाम्पल है मेरे पास, और सात एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सातों एग्जाम्पल है ना, आप खुद आठ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें कितने हैं, इसमें एग्जाम्पल कितने हैं, आठ एग्जाम्पल है, एक से लेकर आठ एग्जाम्पल हैं, वो अपन ने इसमें नहीं करवाए हैं। तो आप सारे बच्चे, आप सभी के पास में बुक होगी, उन सभी सवालों को मतलब आप सारे बच्चे बुक में से देख लेना, क्योंकि विथ डायग्राम बुक में बताया हुआ है, ठीक है। और अगर ईमानदारी से अभी तक जो मैंने पढ़ाया है टेंजेंशियल के अंदर मतलब जो भी कॉन्सेप्ट मान लो आप, सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इसके अंदर, तो मैं कह रहा हूँ एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको दिक्कत आएगी इन सातों एग्जाम्पलों के अंदर, आठों एग्जाम्पलों के अंदर, ठीक है। आप सोल्व करना, और आपको कहीं दिक्कत आती है मान लो तो फिर आप मेरे से पूछ लेना, मतलब आपको कहीं दिक्कत आती है तो पूछ लेना। बाकी जो इसका आंसर दिया हुआ है बुक के अंदर वो एक प्रॉपर आंसर है, वही आंसर आप मतलब याद तो खैर क्या करोगे लेकिन समझ सकते हो आप, ठीक है। उसके अंदर से आप उसको समझ सकते हो जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बात समझ में आ गई। तो आप एक काम करना, मतलब यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल हैं उनको मत छोड़ना, मैं पहले कह रहा हूँ एग्जाम्पलों को मत छोड़ना, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं सभी एग्जाम्पल को जरूर से जरूर कर लेना। ज्यादा एग्जाम्पल कहाँ हैं मतलब एक से लेकर आठ ही तो एग्जाम्पल हैं, और बाकी सवाल हैं इसके सात आठ सवाल हैं जो अपने करें ढंग से प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसमें जो मुख्य तौर पर सवाल हैं ये अपने सवाल हो गए और बाकी एग्जाम्पल अपने इसके अंदर है, ठीक है। तो बाकी आप आराम से कर लेना, क्योंकि इसमें जितने भी देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहा हूँ ना, सभी के एग्जाम्पल्स के जो आंसर्स हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें लिखे हुए हैं बुक के अंदर। तो वैसे दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है बच्चों को इसमें क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने पूरे करवा दिए हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज है वो अपनी एंड होती है, और अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट को कर लिया है। तो मैंने जो कहा वो कर लेना भाई। यहाँ पे एक बच्चा लाइव कौन देख रहा है, पर कमेंट करना फटाफट से। एक बच्चा लाइव कौन देख रहा है एक बार कमेंट करो भाई। अरे कमेंट तो करो, नाम लिख दो भैया। नाम तो फिर क्या लिखोगे, हाई भेज दो, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि नाम तो अपने आप आ जाएगा। अरे सो गए क्या फ़ोन चला के।
अरे भैया सो गए क्या फोन चलाते चलाते? ओ भैया, सुन रहे हो क्या भैया? चलो भैया, कोई बात नहीं है। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे सो गए हैं। ठीक है। चलो भैया, अब क्लास समाप्त है अपनी, और कल के दिन में अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको फ्री कर दूंगा। फ्री तो मैं पहले कर दिया था आपको, आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे वैसे तो। लेकिन फिर भी जो मेरा दायित्व था कि मैं रिवीजन भी करवाऊँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि मतलब कोर्स ही बड़ी बात है। कोर्स मैंने आपको पहले करवा दिया था, और रिवीजन भी मैंने करवा दिया। मान लो जितने भी प्रॉपर तरीके से 2-2 यूनिट थी, 1-1 यूनिट थी, सभी का मैंने रिवीजन भी करवा दिया। तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलो तो अब मिलते हैं कल के। ठीक है।